नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। आज के बोनस पॉइंट में कई सारे ऐसे पॉइंट हैं दरअसल जिनको समझना बहुत जरूरी है। आज हम ऐसे दिन बोनस पॉइंट कर रहे हैं जब देश में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जब H1 वीजा की खबर के बाद शेयर बाजार में बिकवाली है। हम ऐसे समय पर भी एक कर रहे हैं शो जब ये पता चला है कि बाजार में गोल्ड की खरीदारी लगातार बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ सर्राफा बाजार में चढ़ते गोल्ड के कारण चिंता है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो जानने की समझने की जरूरत है और समझाने के लिए द बोनस के एडिटर मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमा तिवारी जी का स्वागत कीजिए। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आपका भी स्वागत है। कभी कभी ऐसा बाजार में होता है जब अलग अलग एसेट क्लास बिल्कुल अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ब्याज दरें कहीं अलग जा रही हैं, रुपया किसी दूसरी दिशा में जा रहा है, गोल्ड किसी तीसरी डायरेक्शन में, इकोनॉमी में उत्साह भी है, मायूसी भी है। बड़ा अजीब सा उलझा हुआ परिदृश्य है और हम बोनस पॉइंट में ये सारी गुत्थियां खोलने की कोशिश करेंगे आपके लिए आज। चलिए तो शुरू करते हैं। कहीं खुशी कहीं गम का ये बोनस पॉइंट। और सबसे पहले देखिए ऑन द शो पर्दा उठाते हैं उन झलकियों से जिन पे पता चलेगा आज हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहली खबर गोल्ड से जुड़ी। महंगे गोल्ड के भी खरीदार, यूपीआई के रास्ते गोल्ड खरीदने के लगी कतार। बड़ा नंबर सर्ज आया है यहां पर। यूपीआई के सहारे गोल्ड खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रेलवे की नई तैयारी, कमोडिटीज के लिए स्पेशल कार्गो ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। क्या क्या पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, कहां से पहुंचेगा, घंटों का मिनटों का हिसाब होगा अब नई स्पेशल कार्गो ट्रेन में। क्या अभीष्ट हैं इसके, क्या उद्देश्य हैं इसके, क्या मंशा थी इसके पीछे, ये सब कुछ जानेंगे। लागू हुआ जीएसटी 2.0। जी हां, उत्सव बताया है सरकार ने इसको। देखना यह है कि दिवाली में कितना दम भरेगा जीएसटी का ये बूस्टर, कितनी कमजोरी दूर करेगा दरअसल बाजार की ये जीएसटी का विटामिन। देखेंगे ये भी कि जीएसटी के इस उत्सव से क्या एफआईआईज को कोई ट्रिगर मिलेगा, क्या एफआईआईज भारत के बाजार को दोबारा पसंद करेंगे, नया निवेश शुरू करेंगे, और क्या निजी निवेश को भी इस जीएसटी के रास्ते रफ्तार मिलेगी। तो जीएसटी की एक नहीं 3-4 परतें खोलेंगे और इसके बाद चलेंगे अमेरिका से आई खबर का विश्लेषण करने। H1B वीजा के नए फरमान से कंपनियां परेशान, छोटी हो, मझली हो या बड़ी हो, अमेरिका की हो, चीन की हो या भारत की हो, चिंता सब तरफ है, धूप की तरह सब पर पड़ रही है। देखना यह है कि कौन छाया में है और कौन तपती धूप में, चोट कहां कितनी पड़ेगी इसका आकलन हम करेंगे। और ऐसे कैसे होगी ट्रेड डील। एक तरफ आप न्योता दे रहे हैं, आइए ट्रेड डील पर बात करेंगे, और दूसरी तरफ आप H1B वीजा पर फीस बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कैसे होगी ट्रेड डील। ठंडा पड़ रहा है उत्साह, तो ट्रेड डील के भी अपडेट ले लेंगे, क्या कुछ हो रहा है यहां पर। तो खबरें आज बहुत सारी हैं, सुपर पैक बुलेटिन है और पहली खबर गोल्ड की। यूपीआई के जरिए गोल्ड खरीद में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 16 महीने के आंकड़े सामने आए। क्या पता चला? पता यह चला कि यूपीआई के जरिए गोल्ड खरीदारी के जो ट्रांजैक्शन हैं, जो लेन देन हैं, वो लगभग 4 गुना बढ़ गए हैं। बीते अगस्त में यूपीआई के जरिए गोल्ड खरीद के लिए जो टोटल ट्रांजैक्शन हुए थे वो 99.77 लाख हुए थे, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह आंकड़ा कितना था? 20,92,000 ट्रांजैक्शंस का था। यानी 16 महीने में यूपीआई के जरिए गोल्ड खरीद के ट्रांजैक्शंस 377% बढ़ गए हैं। जी हां, वैल्यू के लिहाज से देखिए तो भी यह बाजार बड़ा है। भले यूपीआई से अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो छोटे रुपए में खरीदें, आप वहां 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। इसलिए ट्रांजैक्शंस तो 377% बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं बढ़ी, वैल्यू भी बढ़ी है। 550 करोड़ रुपए के गोल्ड बाइंग की जाती थी, वो बढ़कर अब 1184 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यूपीआई से गोल्ड खरीदना आसान है, कम कीमत पर खरीदा जा सकता है, छोटा छोटा सोना खरीदा जा सकता है, इसलिए ये लोकप्रिय हो रहा है। सर, ट्रेंड को कैसे समझा जाए? सोने की बढ़ती कीमतों के दौर में ये ट्रांजैक्शन का आंकड़ा क्या बताता है?
शुभ में बेहद दिलचस्प ट्रेंड है। एक तो पेमेंट की ईज जब आई यूपीआई के साथ, और इस ट्रेंड को हम इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि भारत के लोग इसी के सहारे डिजिटल गोल्ड खरीदना सीख गए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है 1184 करोड़ रुपए का, छोटा छोटा 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए के ट्रांजेक्शन का गोल्ड खरीदा गया। 1184 करोड़ रुपए का 377% ट्रांजेक्शन में सर्ज आई। हालांकि अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल बाकी चीजों के लिए देखें, ग्रॉसरी या बाकी खरीदारी के लिए, तो काफी बड़ा है, उसकी तुलना में ये छोटा है। लेकिन यहां से डिजिटल गोल्ड खरीदने की आदत पड़ रही है, पहली चीज जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आमतौर पर फिजिकल गोल्ड खरीदने वालों का देश था। दूसरी चीज है कि गोल्ड के ट्रांजैक्शन के साइज इतने छोटे हो गए कि अब कोई भी व्यक्ति, इवन एक सामान्य कामगार भी, काम करने वाला व्यक्ति भी गोल्ड में तेजी का फायदा उठा सकता है, निवेश का फायदा उठा सकता है। इस डिजिटल गोल्ड की खरीद का फायदा इस यूपीआई के जरिए मिला, दूसरी चीज। और तीसरी चीज है कि भारत में सोने में निवेश की समझ बढ़ी है, सोने में निवेश का कारोबार, निवेश का बाजार बढ़ रहा है। हम एक वो दौर देखते थे जब भारत में सोने को पैसा लॉक करने वाला, पैसा फंसाने वाला निवेश माना जाता था, आमतौर पर वित्तीय विशेषज्ञ इसे नकारते थे। लेकिन सोने की बढ़ती कीमतों के साथ इसमें निवेश बढ़ रहा है, और चूंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ते रहने की गुंजाइश है, आज भी हमने सोने को रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाते देखा। $3700 पर आउंस से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें फिर पहुंच गई। इस वजह से भी ये एक छोटी बचतों का के डाइवर्सिफिकेशन का और कम निवेश में, कम खर्च में अपने आप को एक एसेट से जोड़ने का रास्ता बनकर सामने आया है। सीबीआईसी एक नया एडवांस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आ रही है। क्यों ला रही है? जिससे जीएसटी रिटर्न में हुए मिसमैच के कारण जो बल्क में एकदम ऑटोमेटेड नोटिस भेजे जाते थे, उन पर रोक लगाई जा सके। नए सिस्टम पर करदाताओं को पोर्टल पर ही जीएसटी फॉर्म में गलतियां सुधारने की सुविधा मिलेगी। अनुमान यह है कि इस नए सिस्टम से लगभग 2 लाख नोटिस भेजने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, जिसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के विवाद शामिल होते थे। 10 लाख करोड़ रुपए के विवाद, सोचिए 10 लाख करोड़ रुपए सरकार टैक्स लेती है, अगर आप इनकम टैक्स पकड़ लीजिए, और लगभग उतना ही पैसा विवादों में फंस जाता था मिसमैच के। सरकार ने कहा है 2-3 महीनों में ये सिस्टम तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप ये सुधार कर पाएंगे। सर, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? जो लोग जीएसटी को करीब से जान रहे हैं, जीएसटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कारोबार, ट्रेडर, उनके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी बहुत बड़ी चुनौती का समाधान हुआ है। इनवाइस में मिसमैच बहुत सामान्य परिस्थिति है। पीछे से जो आपने रॉ मटेरियल लिया, उसकी इनवाइस आपकी इनवाइस से मैच नहीं कर रही है, या आपने जिसको सामान सप्लाई किया उसने आगे जो इनवाइस डाला और उसे मिसमैच नहीं किया। सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया गया था। हालांकि कहने को जीएसटी सुविधा बढ़ा रहा था, कहने से माना जा रहा था कि जीएसटी इसलिए आया कि लोगों के लिए कंप्लायंस की कॉस्ट कम होगी, पर ये जो इनवाइस मिसमैच था, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और इस वजह से ऑटोमेटिक ढंग से मिसमैच के नोटिस जारी होते थे, जो लोगों को जाते थे, व्यापारियों को, कि इनवाइस मैच नहीं होता। और एक सामान्य सी व्यवस्था है, कई पार्टियां जब एक पूरे वैल्यू चेन का हिस्सा होती हैं, तो कहीं ना कहीं टैक्स के पेमेंट्स में इनवाइस की मिसमैचिंग की समस्या थी। सिस्टम इस बात की सुविधा नहीं देता था कि आप इनवाइस मिसमैचिंग को दूर कर सके। तो सरकार को देर आयत दुरुस्त आयत ये समझ में आया कि ये व्यापारियों के लिए सबसे जरूरी चीज है। और जीएसटी के तमाम सुधारों की स्थिति में जो हम आगे आज देख रहे हैं, टैक्स में कटौती के बीच में, ये बेहद महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, क्योंकि इससे लिटिगेशन और उत्पीड़न दोनों चीजें, इन नोटिस के बाद आता था अगला नंबर उत्पीड़न का। जीएसटी की मशीनरी व्यापारियों का, कारोबारियों का उत्पीड़न करती थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस व्यवस्था को मजबूत, चुस्त दुरुस्त बनाएगी, क्योंकि जीएसटी की व्यवस्थाओं को लेकर आप थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी जीएसटी में तमाम बदलावों को सही ढंग से लागू करने में लंबा समय लगता है, पर कम से कम ये बात लोगों सरकार तक पहुंची और ये इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम को बदलने जा रही है, ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर रेलवे से। भारतीय रेलवे ने उत्तर भारत में उत्पादन केंद्रों को उपभोग केंद्रों से जोड़ने के लिए नया समय निर्धारित कार्गो सेवा शुरू की है। होगा क्या कि तय घंटों में एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंच जाएगा। उदाहरण से समझिए कि लुधियाना से वाराणसी तक के लिए अन्नपूर्णा योजना है या अन्नपूर्णा कार्गो सिस्टम है जो चलाया जाएगा, जिससे खाद्य अनाज को लगभग 17 घंटे में पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से हरियाणा से ऑटोमोबाइल के लिए, रूपनगर से अनंतनाग तक सीमेंट के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की सेवाएं शुरू होंगी, जो तय घंटों में दरअसल उस कमोडिटी को, उस जीन्स को एक बाजार से दूसरे बाजार पहुंचा देंगी। सर, क्या तैयारी है रेलवे की और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से रूट इसमें शामिल किए गए हैं?
ये पहला और दिलचस्प प्रयोग है, इनोवेशन है। ये संभव हुआ है क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कुछ हिस्से खुल चुके हैं और अब स्पीड में गुड्स ट्रेन चलाने की सुविधा मौजूद है, इंजन और बाकी बुनियादी ढांचा भी, रोलिंग स्टॉक्स भी मौजूद है। तो 3-4 प्रमुख कमोडिटीज को इसमें टारगेट किया गया। पहले में समझते हैं, फिर इसका असर देखते हैं कि कहाँ होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण है अनाज को लेकर। तो हम अनाज को लेकर पंजाब की मंडियों का अनाज वाराणसी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरी चेन है। यानी ये उत्तर भारत के पंजाब का अनाज पूर्वी भारत के हिस्सों में बनारस के जरिए भेजा जा सकेगा। तो ये ट्रेन टारगेट किया गया 17 घंटों में 704 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी, जो अन्नपूर्णा सर्विस है। एक गति वाहन सर्विस है जो फर्रुखनगर हरियाणा से लखनऊ तक ऑटोमोबाइल लेकर जाएगी। ये 28 घंटे में 557 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो पहले 70 घंटे जिसमें लगते थे। और इसके अलावा एक निर्यात कार्गो सर्विस है जो मुंद्रा पोर्ट तक निर्यात का सामान लेकर जाएगी। एक महत्वपूर्ण इसमें अनंतनाग सीमेंट कार्गो सर्विस भी है, जो सीमेंट कार्गो को रूपनगर से अनंतनाग लेकर जाएगी। 31 घंटे में 586 किलोमीटर का हिस्सा तय करेगी। ये 5-6 प्रमुख कमोडिटीज हैं। इन कमोडिटीज के जरिए रेलवे ने थोड़ा एग्रेसिव होकर रोड ट्रांसपोर्ट को चुनौती देने की कोशिश की, और यही वो दिलचस्प जद्दोजहद है जिसके नतीजे में अगले 5-6 महीने में दिखाई देंगे कि आखिर कितना बड़ा हिस्सा रेलवे इन सामानों के परिवहन के लिए सड़क परिवहन से ले पाई। हालांकि इसमें कुछ बड़ी कमोडिटीज हैं, सीमेंट जैसी कमोडिटीज हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा ट्रेन से ही ट्रैवल करता है, पर उसमें लंबा समय लगता था, तो छोटी दूरी में वो कार्गो ट्रक से जाने लगा था। अनाज पूरी तरह रेलवे पर निर्भर है, वहीं से जाता है, लेकिन बाकी जो 2 चीजें हैं, ऑटोमोबाइल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स, यहां रोड का सड़क परिवहन का हिस्सा है, क्योंकि बड़े ऑटोमोबाइल ट्रक्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह वाहनों को, कारों को और बाइक्स को ले जाते हैं, जो आपको सड़क पर दिखाई देता है। तो यहां से रेलवे की एक आक्रामक पहल या एक आक्रामक कोशिश है, एग्रेसिव कोशिश है, बिल्कुल हाथ से निकलता हुआ, फिसलता हुआ जो ट्रांसपोर्ट का, कार्गो का बाजार है, उसे हासिल करने की। क्योंकि रेलवे फिलहाल अभी केवल कोयले, फर्टिलाइजर, अनाज जैसी जो बड़ी और मोटी चीजें हैं जो आमतौर पर सड़क परिवहन से नहीं जाती, उनको कैरी करती है, और सीमेंट एक उसमें बड़ा हिस्सा है जो ट्रेन से कैरी होता है। तो ये एक दिलचस्प पहल है, दिलचस्प कोशिश है। कितना सफल होता है, कितना ये टाइम मीट किया जाता है, कितने समय में मिलता है, और बाजार का, इंडस्ट्री का, उद्योग का इस पर क्या रुख होता है, इसे हमें देखना होगा। अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जो नॉन सीरियस बिड्स आती थी, दरअसल उनको अब नहीं लिया जाएगा, उन पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। बड़े प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए कंपनियों की तरफ से लगाई जाने वाली बनावटी बोली कह लीजिए, रेशनल बोली कह लीजिए, वे वजह की बोलियां कह लीजिए, उन पर रोक लगाने के लिए सरकार नई व्यवस्था ला रही है। नई व्यवस्था में क्या होगा, केवल अच्छी वैध बोलियां जो होंगी उनको शामिल किया जाएगा, और जो गैर तार्किक या बनावटी बोलियां हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। जो प्राइस डिस्कवरी भी सही से नहीं होती थी, जिसकी वजह से और कई बार नॉन सीरियस प्लेयर भी दरअसल सरकारी प्रोजेक्ट्स की बिड प्रक्रिया में एक तरीके से कहिए डमी बोली लगा देते थे। इससे प्रोजेक्ट को पूरा होने में देरी होती थी, नया सही बिडर सामने आने में दिक्कत होती थी। सर, कैसी होती हैं ये बोलियां, क्यों लगाई जाती हैं, कौन लगाता है, क्या इसके पीछे मोटिव, नियत, मंशा होती है? टेंडर की प्रक्रिया में ये बहुत आजमाया हुआ तरीका है कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का भी और कॉन्ट्रैक्ट रोकने का भी। किसी तो 2 तरीके की इरेशनल या आप कहें कि अतार्किक बोलियां आती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। एक या तो बहुत सस्ती L1 बोली आ जाती है, क्योंकि L1, L2, L3 के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किए जाते हैं सरकार की व्यवस्था में, और या फिर प्रीमियम की, बहुत हाई प्रीमियम की बोलियां लगा दी जाती हैं जिनको मैच करना मुश्किल होता है, और कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया फंस जाती है। कई बार जो कम गंभीर लोग, कंपनियां या बोली लगाने वाले बिडर हैं, वो कीमतों को इतना कम करके कोट करते हैं कि सरकार की पूरी मशीनरी व्यवस्था इसमें फंस जाती है। तो पहली बार ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो अनरियलिस्टिक बोलियां हैं, बिड्स हैं, उनको बाहर किया जा सके। सबसे ज्यादा चुनौती इसमें आ रही है माइनिंग में जब सरकार कोई खदान पट्टे के लिए अलॉट करती है, कोल या बाकी खाने, उनमें इस तरीके की बोलियों की समस्या आती है। रोड और हाईवेज में भी इसकी बड़ी चुनौती आती है, और ये पहले भी देखा गया है, आज से 7-8 साल पहले कई बार ऐसा हुआ है रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में कि बिड किया और उसके बाद फिर बिडर वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाया। ये प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, इसमें पारदर्शिता कितनी रहेगी, ये एक सवाल रहेगा। हाँ, इसमें एक और चीज रोकने की कोशिश की गई है, जो कार्टलाइजेशन होता है बिड्स में आमतौर पर
कंपनियां कार्टेल बनाकर बोली लगाती हैं, तो वो भी इससे शायद रोकने की कोशिश की जाएगी। स्पेसिफिकली कौन कौन सी बोलियों को अनरियलिस्टिक माना जाएगा, उनके नियम क्या होंगे, किन शर्तों के आधार पर किसी बोली को गैर जरूरी या बनावटी या अतार्किक बताया जाएगा, ये नियम अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। चलिए अब अगली खबर, जीएसटी 2.0 के तहत जीएसटी दरों में कटौती आज से देश भर में लागू हो गई। इस कटौती से घरेलू खपत बढ़ने के साथ मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचने की संभावना है। इसके तहत सरकार ने एक सप्ताह का जीएसटी बचत उत्सव शुरू किया है। यह कार्यक्रम 22 से 29 सितंबर तक चलेगा। चुनाव क्षेत्रों के सांसदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं, पदयात्राएं करें, व्यापारियों को, जनता को जीएसटी सुधारों से होने वाले लाभ से अवगत कराएं, उनको बताएं कि क्या कुछ सरकार ने किया है और क्या कुछ होने वाला है। अब चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सर, पहला और सीधा सवाल, जीएसटी कागजों में लिख गया, जमीन तक कितना उतरेगा, कंपनियां कितना पास ऑन करेंगी? दरअसल सरकार का दावा यह है कि कंपनियां 90% पास ऑन करेंगी। हालांकि कंपनियों के स्तर पर भी बहुत सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर उलझन मौजूद है। पिछले हफ्ते ही इस मामले में एक क्लैरिफिकेशन आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। कंपनियां, अब ये देखना होगा कि जब नया स्टॉक मार्केट में आएगा, अभी तो जो स्टॉक अवेलेबल है उसकी लेबलिंग को लेकर भी इशू है, उस पर सरकार ने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया था। जो नया स्टॉक मार्केट में आ रहा है वहां अगर आप उपभोक्ता हैं तो दो चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट की कीमत कम हुई है, उसका ग्रामेज और पैकेजिंग बदली गई है, क्योंकि यही वो डार्क एरिया है। कंपनियों ने ये कहा भी था कि बहुत छोटे उत्पादों पर 5 रुपए 10 रुपए के उत्पाद पर जीएसटी में कटौती करना मुश्किल है, तो हम वहाँ ग्रामेज बढ़ा देंगे, वहाँ प्रोडक्ट की कीमत कम करने के बजाय उसमें सामग्री बढ़ाएंगे। ऐसा कहाँ होता है, इस पर कौन नज़र रखेगा? सरकार ने भी ये नहीं बताया इस प्रक्रिया में कि इसे कैसे निर्धारित किया जाएगा कि जीएसटी की रियायतें प्रॉफिटियरिंग में ना बदल जाएं। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, वो व्यवस्था ही बंद है, तो शिकायतें आएंगी। तो एक चीज देखना होगा कि इसका क्रियान्वयन किस लेवल पर होता है। चूंकि सबसे ज्यादा जीएसटी की कटौती रोजमर्रा के सामानों पर हुई है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाले सामान हैं, जिसमें कि हेयर ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है, पैकेज्ड फूड है, नमकीन है, बर्तन है, मक्खन है, घी है, इन पर सबसे ज़्यादा कमी हुई है। और ये वो पैकेजेस हैं, ये जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं, इनमें कंपनियों की कमी को समझना और परखना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी कटौती की और कटौती कितने समय तक सस्टेन होती दिखाई देती है। एक चीज महत्वपूर्ण है जानने वाली, उपभोक्ताओं के लिए जानना बेहद जरूरी है कि भारत में अब खपत टैक्स की दर, इस 2.0 के बाद खपत टैक्स की दर आसियान और चीन के देशों से भी कई मामलों में कम हो गई है। तो अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो भारत में अब बहुत बड़ा हिस्सा, 300 से 350 से ज्यादा ऐसे उत्पाद हैं जिन पर अब इनडायरेक्ट टैक्स की दर बेहद कम है, और इसका नुकसान सरकार को राजस्व के तौर पर उठाना पड़ रहा है। अब यहां से देखना दो सवाल है, एक, कंपनियां कितना पास ऑन करती हैं शुभम, और कितनी डिमांड इससे बढ़कर सामने आती है। बिल्कुल, तो जो वर्ग था, जो तबका था, जो ये कहता था कि सरकार टैक्स घटा दे, लोगों को जम के खर्च करने दे, इकोनॉमी अपने आप चलने लगेगी। देखना यह है कि सरकार ने अब जब टैक्स घटा दिया है, सर ने जैसा फैक्ट बताया कि आसियान में कई देशों से भी कम टैक्स अब भारत में लग रहा है, तो क्या वाकई भारत में जो खपत का पहिया है वो चलेगा, रफ्तार पकड़ेगा, ये देखना होगा। सर, दूसरा सवाल ये कि कितना असर लगेगा, कैसे नापा जाए? देखिए, जीएसटी 2.0 आया, उत्सव बन गया, विज्ञापन छप गए, कंपनियों ने बोल दिया थैंक यू मोदी जी, लेकिन इसका असर बाजार में कब तक दिखेगा? कब वो नंबर आए, कब हम पढ़ना शुरू करें कि हाँ ये जो असर दिख रहा है ना, ये उस कटौती का है, वो डॉट कब मिलाने शुरू करें? यहां बड़ा अजीब सी दुविधा है। अगर आप जीएसटी के इस कटौती को जीडीपी में ग्रोथ के हिसाब से देखें तो जितने आकलन हमारे पास अभी आए हैं वो 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की 50 से 60 बेसिस पॉइंट की जीडीपी में बढ़ोतरी को प्रोजेक्ट नहीं करते अभी, और इसलिए ये अगला जो 3 महीने हैं वो कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से क्रूशियल है, क्योंकि ये कटौती है तो लंबे समय तक बनी रहेगी, सरकार इसे वापस तो नहीं लेने वाली है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कटौतियां धीमे धीमे अंदर जाएंगी, कंपनियां अपनी लागत में एडजस्ट करेंगी। अभी तात्कालिक तौर पर उत्साह है, लोग एक
क्या लोग इसके बाद तत्काल झोला उठाकर खरीदने पहुंच जाएंगे, या कोई लेटेंट डिमांड फंसी हुई थी जो इस टैक्स कटौती के बाद बाहर निकलेगी? उद्योग ऐसा नहीं मान रहा, विशेषज्ञ ऐसा नहीं मान रहे, आंकड़े भी ऐसा नहीं मान रहे। ये कोविड जैसी परिस्थिति नहीं कि कोविड में एक पेंटअप डिमांड या लेटेंट डिमांड बची हुई थी बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार बंद थे लॉकडाउन के कारण, और जैसे ही लोग बाहर निकले उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। ये ऑनगोइंग इकोनॉमी में, ऑनगोइंग डिमांड में, और अगर आप जीडीपी के नंबर देखें तो भारत की जो पिछले क्वार्टर की आर्थिक विकास दर है वो तो बहुत अच्छी बताएगी, आंकड़े तो यही बताते हैं। उस हिसाब से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के बीच में ये पुश आया है। तो क्या ये कोई छिपी हुई मांग निकाल कर लाएगा कि अगर कारों पर जीएसटी कम हो गया है और बाइक्स पर जीएसटी कम हो गया है तो अचानक बाइक्स की और कारों की जीएसटी की बिक्री में की सेल में 10%, 15%, 20% का इजाफा होगा? ये हमें देखना होगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई नमूना, ऐसा कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसके जरिए आप मान सकें कि चलती हुई अर्थव्यवस्था में टैक्स में इस तरीके की कमी की गई। तो धीमे धीमे इसका असर हमें समझने में समय लगेगा। एफएमसीजी उत्पादों पे हमें जो अगली तिमाही के आंकड़े आएंगे, जो इस तिमाही के बाद की यानी दिसंबर की तिमाही के, उसमें हमें एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे से पता चल जाएगा कि उनकी वॉल्यूम में और उनकी वैल्यू में बिक्री कितनी बढ़ी। ऑटोमोबाइल कंपनियों के आंकड़े तो हर महीने हमारे पास आते हैं, तो हर महीने के अंत में हमें पता चलेगा कि कारों की और वाहनों की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद ये भी दिखाई देगा छोटी कारें बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं, बाइक्स की सेल्स कितनी आई है। तो ये पूरी रियायत का, इस पूरे सुधार का जो तात्कालिक असर है वो हमें अगले एक क्वार्टर के लिए हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा गैम्बिट किया है। ये बड़ा फाइनल गैम्बिट है शुभम। सरकार के पास इससे ज्यादा बड़ा कुछ देने के लिए था नहीं। इससे बड़ी चीज सरकार का करीब 1 से 1.25% के आसपास का रेवेन्यू जीडीपी की तुलना में इससे जा रहा है। तो बड़ा गैम्बिट है, और अगर गैम्बिट डिमांड लेकर आता है तो बहुत अच्छा है, और अगर डिमांड लेकर नहीं आएगा तो फिर दिसंबर के बाद बजट की प्रक्रिया में कई तरीके के सवाल उठने शुरू होंगे। बिल्कुल। तो एक क्वार्टर का समय आप दीजिए। अक्टूबर में जो नतीजे आने शुरू होते हैं या अक्टूबर के नंबर आने शुरू होते हैं, उनमें आपको थोड़ी बहुत तो वैसे भी ग्रोथ दिखती है, क्योंकि दिवाली, दशहरा, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। तो पिछले बेस इफेक्ट से इस बार देखेंगे कि क्या वाकई कहीं कुछ अपटिक्स आए हैं, और अगर वो अपटिक्स आए तो वो कितने सस्टेन करते हैं, ये आपको दिसंबर की कंपनी के तिमाही नतीजों में दिखेंगे। और तिमाही नतीजों से ज़्यादा, या ये जो सियाम और फाडा के नंबर आएंगे, इनसे ज़्यादा दरअसल आपको इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती दिखेंगी, जिनकी डिमांड बढ़ती दिखेगी, और उससे ये सूंघना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ वाकई जीएसटी का असर हुआ या नहीं हुआ। जीएसटी की एक बात और करते हैं किसी और दरवाजे से जाकर, वो है निजी निवेश का। और उससे पहले एक टिप्पणी सुनिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का कहना है कि निजी कंपनियां भारी कैपिटल पर बैठी हैं और उन्हें भारत की तरक्की में निवेश करना चाहिए। थोड़ा सरकारी टाइप का बयान है, लेकिन क्यों इस समय दिया गया? निवेश पर क्यों उन्हें करना चाहिए? क्योंकि उनका कहना है कि प्राइवेट निवेश आने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने से जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ने हाल में एक लेख लिखा, इस साल प्राइवेट कैपेक्स 21% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। कुल प्राइवेट कैपेक्स 2.67 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सर, जीएसटी से आपको लगता है फायदा मिलेगा? क्योंकि देखिए, अगर आप किताबी बात करें तो यही है, टैक्स घटा, खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो फैक्ट्री लगेंगी, फैक्ट्री लगाने के लिए कैपेक्स है, पैसा चाहे जेब से डाला जाए या बैंक से लिया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीएसटी से कहीं ना कहीं प्राइवेट कैपेक्स को भी कुछ सहारा मिलेगा? कंपनियां इस चीज को बहुत करीब से देखेंगे। यहाँ एक आंकड़ा और हमारे लिए गौरतलब है, इकरा का एक स्टडी में देख रहा था। अगली छमाही में शुभम, ये जो पूरी जीएसटी की कटौती हुई है, सरकार की तरफ से कहा गया कि 2 लाख करोड़ रुपए लोगों के हाथ में पहुंचेंगे, पर आकलन ये है कि पूरे साल में 2 लाख करोड़ का आकलन है। अगले 6 महीने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू लॉस सरकार को होगा। यानी आप मान सकते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए बाजार में वापस जाएंगे टैक्स कटौती के जरिए। अब यही जो सबसे ट्रिकी सवाल है, जो हम लोगों को, जो हम इस चीजों को करीब से देख रहे हैं, उन्हें देखना होगा कि इसमें कितना पैसा खर्च के तौर पर वापस लौटता है। 60% से 70% तक पैसा खर्च के तौर पर वापस लौटना चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपए की अगर रियायत दी गई है तो वो 50 से 60% तक आनी चाहिए। और अगर वो 50% से कम नीचे है, यानी 50% तक, 50,000 करोड़ तक वापस नहीं लौटते हैं, तो कंपनियां अपने कैपेक्स पर फैसला नहीं लेंगी, क्योंकि कंपनियां फिलहाल अभी इस बात का इंतजार करेंगी कि अगली
छमाही में इन रियायतों का कितना असर दिखता है। क्योंकि यहाँ एक और फैक्टर हमें ध्यान रखना जरूरी है, इस साल सरकार ने 2 बड़ी रियायतें, इस हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय उपभोक्ताओं की दृष्टि से, टैक्स पेयर्स की दृष्टि से इससे अच्छा कोई साल नहीं कहा जा सकता। इसके बाद भी खपत बुरी तरह टूटी हुई है, इसलिए कुछ भीतरी कमजोरियां दरारें हैं। अगर आप देखें तो सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी रियायत दी, हालांकि उसका कोई असर बाजार पर डिमांड बढ़ाने के तौर पर हमें नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद बैक टू बैक एक ही साल में, अगर कैलेंडर ईयर को माने, फाइनेंशियल ईयर माने, तो 2 बड़ी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की रियायतें फ्रंट लोड कर दी गई। उसके बाद अब यह देखना है कि यह डिमांड के तौर पर लोगों का एक्सपेंडिचर बनकर वापस कैसे आती, और इसीलिए कैपेक्स बढ़ने के जो आकलन है वो थोड़े कंजर्वेटिव है, रिजर्व है। एसएनपी का कहना है कि अगले 5 साल में 800 बिलियन डॉलर के आसपास का नया कैपेक्स आ पाएगा। अब ये आकलन उस उत्साह से मैच नहीं करता, उससे नहीं मिलता जो हमें जीएसटी की कटौती के कारण दिखता है कि अचानक बाजार में डिमांड बढ़ेगी और कंपनियां अपना निवेश करना शुरू कर देंगी, तो कंपनियां इसका असर देखेंगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जो जीडीपी में बढ़ोतरी के आकलन है वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, उन 50 बेसिस पॉइंट 60 बेसिस पॉइंट के आकलन है। तो यह हो सकता है कि जितना नुकसान अमेरिका के टैरिफ से जीडीपी को हो रहा है उसका एक हिस्सा जीडीपी में इससे भरपाई के तौर पर आ जाए, पर नई और बड़ी ताजी डिमांड निकलेगी, ये इस पर निर्भर करेगा। इसके बाद कंपनियां देखेंगी कि उन्हें निवेश कैसे करना चाहिए। और इसीलिए जो अलग अलग क्रिसिल के भी आंकड़े हमारे पास मिल रहे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि कैपेक्स में कोई तत्काल तेज बढ़ोतरी नहीं होगी। और कैपेक्स में अगर कोई तेज बढ़ोतरी अगले 6 महीने 8 महीने में नहीं होती तो रोजगारों के परिदृश्य में, नई नौकरियों के परिदृश्य में जो कॉर्पोरेट्स की खर्च का परिदृश्य, उसमें हमें उतनी तेज बढ़ोतरी या उतना बड़ा सुधार नहीं दिखाई देगा। चलिए एक और खबर लेते हैं अगली, जो इससे भी बड़ी खबर मानी जा सकती है। हालांकि एफआईज की बिकवाली पिछले कई दिनों से चर्चा में है, लगातार बिकवाली की जा रही है, लेकिन अब क्योंकि आज सुर्खियों में, आज फिजा में, हवाओं में जीएसटी है, तो लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि बाजार में जो गिरावट है जीएसटी के बाद शायद एफआईज की खरीदारी यहां से निकलेगी। लेकिन उससे पहले आप आंकड़े देख लीजिए, समझ लीजिए। सितंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने कंज्यूमर सर्विसेज, आईटी और पावर क्षेत्रों में भारी बिकवाली की है, इनके शेयरों को जमकर बेचा है। इसके अलावा रियलिटी, हेल्थ केयर सेगमेंट में भी बिकवाली रही है। सबसे ज्यादा बिकवाली कंज्यूमर सर्विसेज के शेयरों में हुई है, जहां 15 दिन में विदेशी निवेशकों ने करीब 32 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे। 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर होंगे ये। इसके अलावा पावर और आईटी सेक्टर में भी 2-2 हजार करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है। हालांकि इस दौरान विदेशी निवेशकों ने ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मेटल और माइनिंग और सर्विस सेक्टर के शेयरों में खरीदारी की है। ठीक है, कुछ बेचे, कुछ खरीदे। सर, क्या लगता है जीएसटी एफआईज के लिए भी एक ट्रिगर हो सकता है? आज तो नहीं दिखा शुभम, बाजार में आज तो बड़ी मायूसी थी। मार्केट निफ्टी 250 से नीचे था, तो आज का असर आप मान सकते हैं कि H1B वीजा का नीजर क्रिएशन था। और बाजार में आज 2 पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट के बीच लड़ाई थी। आप ये कह सकते हैं बुल्स और बेयर्स के बीच की लड़ाई थी, जिसमें अभी तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस हिसाब से तो बेयर्स जीतते दिखाई दिए इस लड़ाई में। एक तरफ जीएसटी से डिमांड बढ़ने का पॉजिटिव सेंटीमेंट था और दूसरी तरफ H1B वीजा का असर था, उसमें बाजार आज इस जद्दोजहद में फंसा रहा। एफपीआई की बिकवाली को थोड़ा भीतर से खोलने की जरूरत है। एफपीआई ने उन सेक्टर्स में बिकवाली की जहां वैसे भी सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, आईटी या बाकी जगह, लेकिन जहां उनकी खरीदारी वापस लौटी है, फाइनेंशियल सर्विसेज में वापस लौटी है, ऑटो में वापस लौटी है, इसे हम जीएसटी की कटौती का असर मान सकते हैं। ऑटो का मतलब ऑटो पर जीएसटी कम हुआ है, ऑटो कंपनियों के लिए डिमांड अच्छी आने की उम्मीद है, सबने रेट्स भी कम किए हैं दिवाली से लेकर, और अगले 3 महीने के भीतर हमें इनके नतीजे ये बताएंगे। तो शायद यहां पर एफआईज को थोड़ा अच्छा सेंटीमेंट या थोड़ी होप बनती दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में ब्याज दरें कम हुई हैं, क्योंकि अगर बाजार में डिमांड अच्छी आती है, कंज्यूमर बाहर निकलता है खरीदने के लिए, तो वो कर्ज भी लेता है, चाहे उसको मोबाइल फोन खरीदना हो या कार खरीदना हो, तो फाइनेंशियल सर्विसेज से भी थोड़ी डिमांड बेहतर आने की संभावना है। एफएमसीजी को लेकर थोड़ा मामला डावाडोल है, और ये वो सबसे महत्वपूर्ण या बेलवेदर सेक्टर है जिसे जीएसटी से सबसे पहले फायदे या नुकसान का या जीएसटी में कटौती का फायदा दिखाई देगा। वहां अभी हमें एफपीआईज रिजर्व दिख रहे हैं। बाकी तो एफपीआईज का रुख लगातार बना ही हुआ है। सितंबर में 7,945 करोड़ रुपए तक की बिकवाली हो चुकी है। टोटल 2025 का नेट आउटफ्लो मुझे दिख रहा है 1,38,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेट आउटफ्लो बना हुआ है। तो अभी जीएसटी की कटौती को सिंझाने में, भीतर जाने में और कंपनियों के नतीजों में इसके फूल फल निकलने में समय लगेगा, और शायद एफपीआईज उसी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, भारत की ग्रोथ की राह में अमेरिका लगातार रुकावटें पैदा कर रहा है। पहले टैरिफ लगाकर भारत के एक्सपोर्ट
को चोट पहुंची और अब वीज़ा की सख्ती की वजह से भारत के सर्विस सेक्टर को चोट पहुंचाने का प्लान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख के शुल्क की घोषणा की है। इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारतीय IT, टेक और फार्मा कंपनियां करती हैं। $1 लाख की फीस से सबसे ज़्यादा मार भारत पर पड़ने की आशंका है। IT उद्योग का जो संगठन है NASSCOM, उसने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से व्यावसायिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। सर, पहला सवाल तो ये कि ठीक है, भारत की बात भी करेंगे, चीन की बात भी करेंगे, लेकिन अगर दुनिया भर की कंपनियों पर देखा जाए, क्योंकि भारत के लोग भी जाकर जो काम कर रहे हैं वो कर तो अमेरिका की कंपनियों में रहते, वही गूगल, एप्पल, फेसबुक, तो क्या अगर एक मानचित्र बनाया जाए, कैसा बनेगा दुनिया भर की IT कंपनियों का या कंपनियों का, किस तरह से असर करेगा ये वीज़ा? देखिए, H-1B वीज़ा पर कल से बहुत सारी चर्चाएं, बहुत अलग अलग तरीके के तथ्य सामने हैं। पहले अमेरिकी सरकार ने कुछ कहा, उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया। वो क्लैरिफिकेशन आपके सामने है कि एक बार फीस लगेगी और ये पुराने वीज़ा पर नहीं लागू होगी, नई एप्लीकेशन है, नई पिटीशंस पर लगेगी। इसके बाद हमें समझते हैं कि अमेरिका, चूंकि अमेरिका में ही सब कुछ होना है, अमेरिका में काम में चाहे एप्पल भारतीयों को नौकरी दे रही हो, अमेजन दे रही हो, TCS की या इन्फोसिस की या विप्रो की अमेरिका की इकाई नौकरी दे रही हो, H-1B वीज़ा सबको लेना पड़ेगा। तो हमें समझते हैं कि अलग अलग आकार की कंपनियों पर अमेरिका में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा मतलब कंपनियों की कमाई से ज्यादा उन लोगों के रोजगारों पर है, उन लोगों के भविष्य की संभावनाओं पर है जो इस वीजा प्रक्रिया से, इस रास्ते से, इस वीजा के जरिए वहां काम करने जाते थे। और ये जो असर है, ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी से वो नुकसान समझा जा पा रहा है जो आज हमें बाजार में, शेयर बाजार में जिस पर रिएक्शन दिखाई दिया। सबसे पहले बड़ी कंपनियों को देखें, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, इनके पास सबसे बड़े आवेदन हैं। ये सबसे ज्यादा H-1B वीजा के एप्लीकेशंस डालती हैं। अमेजन करीब 10,000 से ऊपर के H-1B वीजा अप्लाई करती है, माइक्रोसॉफ्ट 5,000 से ऊपर, गूगल 4,000 से ऊपर, क्योंकि इन्हें अपने पास सबसे ज्यादा भारतीयों की या चीन की या अन्य देशों के प्रशिक्षित कुशल लोगों की जरूरत है, क्योंकि इनके पास बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है और इनके की जरूरत है। H-1B वीजा $1 लाख की लागत इनके लिए भी आएगी, भारतीयों की तरह इनके पास भी आएगी। ये क्या करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय भर्ती कम कर देंगी, खासतौर से मिडिल लेवल पर, और केवल बड़ी भूमिकाओं के लिए जो बहुत ही सीनियर पोजीशन है, जहां स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाने, वहां H-1B नौकरियां लेंगी। फलित इसका क्या है कि भारत में से वो लोग जो हाई एंड स्किल्ड हैं, जिनके पास ऊंची नौकरियों की अच्छी स्किल है और जिनके पास अच्छे अनुभव है, उन्हें तो शायद कंपनियां लेंगी, नहीं तो इसके बाद अमेरिकी प्रतिभाओं के प्रशिक्षण पर पैसा खर्च करेंगी, ऑफशोरिंग करेंगी, मैक्सिको, कनाडा में जाएंगी, ऑटोमेशन बढ़ेगा। इन्हें राष्ट्रीय हित में कुछ छूट मिल सकती है AI में और क्वांटम को लेकर, जो संकेत मिले हैं इस वीजा की प्रक्रिया में। इसको इस वजह से सिलिकॉन वैली और सिएटल में इनोवेशन कम होगा। यह सबसे बड़ा नुकसान है कि अमेरिका में जो नए इनोवेशंस आ रहे थे वो टूटेंगे। अब दूसरे लेवल पे आते हैं, मझोली कंपनियां जिनमें भारत की कंपनियां भी हैं। भारत की कंपनियों के अमेरिका के ऑपरेशंस हैं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो मिड साइज की कंपनियां और यूनिकॉर्न हैं, इनके लिए $1 लाख की फीस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहां भर्ती कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, रिमोट हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल किए जाएंगे, भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में मॉडल्स क्रिएट किए जाएंगे। इन्हें वो राष्ट्रीय हित वाली छूट मिलना भी मुश्किल है। इनमें डेवऑप्स, हेल्थटेक और क्लाउड की कंपनियां हैं। तो अगर इनमें कोई नौकरी तलाश रहा है, इन कंपनियों में कोई काम कर रहा था और उससे दोबारा पिटीशन H-1B वीजा लिया जाना है, तो उनके लिए अमेरिका का बाजार लगभग बंद होता दिखाई दे रहा है। यह समझना जरूरी है भारत के रोजगार के बाजार में। और तीसरा, स्टार्टअप और छोटी कंपनियां, इनका काम तो लगभग खत्म हो गया। इनके लिए असंभव है $1 लाख की फीस देकर H-1B वीजा के लिए लाना और किसी हाई स्किल्ड पर्सन को लेना। शुरुआती लेवल के, मिड लेवल के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो भारत से इन कंपनियों में काम करने के लिए जाते थे, वहां पढ़ते थे, फिर नौकरी कर लेते थे, उनके लिए अवसर बिल्कुल बंद हो गए। स्टार्टअप्स के मुख्यालय बंद होना शुरू होंगे, अमेरिका से, सिलिकॉन वैली से दूसरी जगह जाएंगे। चूंकि न्यूनतम वेतन की सीमा भी H-1B वीजा में $1.5 लाख है, तो इतनी तनख्वाह तो ये देते भी नहीं थे अपने कर्मचारियों को, तो इसलिए बाहर है। तो इसमें जो O1 और EB-1 है, जो O1 और EB-1A वीजा है, ये वीजा किसी खास सेवा के लिए, किसी खास कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए जाते हैं। इनकी मांग बढ़ेगी और विदेशों में R&D केंद्रों में काम बढ़ेगा। अमेरिका का जो निचला हिस्सा था, जो पिरामिड
का जो बॉटम था, जहां से स्टार्टअप्स और इनोवेशन हब क्रिएट होते थे और धीरे धीरे ये मिड साइज कंपनियों में वो जब बनते थे और फिर इससे उभर कर कोई ऊपर चले जाते थे, वो टूट जाएगा। इलोन मस्क ने बात एक कही है और उन्होंने ये भी कहा है, शायद जैसा रिपोर्ट हुआ है, कि वो इस मामले पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इलोन मस्क हो, सुंदर पिचाई हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने अमेरिका में नई चीजें बनाई, वो सब इसी H-1B वीजा रूट के जरिए अमेरिका में आए थे और उन्होंने अमेरिका को दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनोवेशन का किंग बनाया था। बिल्कुल, यानी कि अगले सत्तर नडेला और सुंदर पिचाई मुश्किल से बनेंगे। अगर पहले आ जाता है H-1B वीजा तो शायद वो भी नहीं बन पाते। सर, चीन और भारत की कंपनियों पर इसका क्या असर होगा, कैसे अलग होगा असर दोनों देशों की कंपनियों पर? यह सबसे बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है जो शायद सुर्खियों के बीच में आपको नहीं पता चला होगा कि H-1B वीजा से प्रभावित होने वाले दो सबसे बड़े देश हैं, क्योंकि दो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अपने कुशल कामगारों का, अपने स्टूडेंट्स का, अपने शिक्षकों का। हम लोगों ने एक इस पर अर्थम भी किया था, विस्तार था, जिसमें हमने बताया था कि अमेरिका में जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं वो दुनिया के एजुकेशन और जॉब मार्केट को कैसे तितर बितर कर देंगी, और वो लगभग उसका फलित हमें सामने दिख रहा है। 2 महीने पहले हमने किया था, आप जाकर देख सकते हैं। भारत में H-1B वीजा का हिस्सा 71% है, यानी भारत दुनिया में उन देशों में है जो सबसे ज्यादा H-1B वीजा लेते हैं या भारत के लोगों के लिए लिए जाते हैं, चाहे वो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन लेते हों या भारतीय कंपनियां लेती हों। करीब करीब 2.5 लाख के आसपास वीजा है। जो भारत के 220 अरब का जो IT उद्योग है उसकी जो आकांक्षाएं हैं उसका आधार है, और भारत में जो रेमिटेंसेज आते हैं उसका भी बड़ा बेस है, क्योंकि यही लोग वहां काम करके भारत में पैसा भेजते हैं। चीन का हिस्सा बहुत छोटा है, केवल 12%, करीब 40,000 वीजा सालाना तौर पर लेता है। ज्यादातर चीनी स्टूडेंट रिसर्च के लिए, स्टेम में PhD के लिए, स्टेम वर्ड बार बार आप सुनेंगे, इसका मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स होता है। इनमें हाई PhD की डिग्रीज के लिए लोग जाते हैं। बड़े पैमाने पर नौकरी करने के लिए चीन के लोग वहां नहीं जाते, कुछ ही लोगों को वहां नौकरी मिलती। तो चीन पर जो इसका असर होगा वो करीब करीब 12% होगा। भारत के लिए मिड लेवल के और जूनियर लेवल के कर्मचारियों का रास्ता इस व्यवस्था से लगभग बंद होता दिखाई दे रहा है। IT कंसल्टिंग स्टार्टअप्स के लिए मुनाफे कम होंगे। भारत अब कनाडा, मैक्सिको, UK और UAE की तरफ जाना शुरू करेगा, और ये शुरू हो गया है इस वीजा के बाद। अगले कुछ दिनों में कनाडा, मैक्सिको, UK, UAE और यहां तक चीन में भारतीय प्रशिक्षित युवा जो पढ़ रहा है वो जाएगा। यह रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सकता है। भारतीय प्रतिभाएं अब यूरोप और खाड़ी देशों में अवसर तलाशेंगी। ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल है, ऑफशोर स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल है। चीन में हल्का असर है, केवल स्टेम ग्रेजुएट प्रभावित होंगे, लेकिन चीन में पहले ही अमेरिका के साथ संबंध खराब होने के कारण अपने छात्रों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप बोनस पॉइंट नियमित देखते हैं तो पिछले सप्ताह हमने आपको बताया था कि चीन ने बहुत सही समय पर अपने सर्विसेज सेक्टर का लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया है, और WTO में चीन के प्रवेश के बाद 2005 में यह सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन है जो चीन ने पिछले हफ्ता घोषित किया, और उसका पूरा निशाना ट्रंप की यही पॉलिसी थी। तो अब चीन में अपने R&D सेंटर बनेंगे, चीन में विदेशी कंपनी R&D सेंटर बनाएंगी, और ये जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन है ये चीन जैसे देशों की तरफ जाएगा। सर, क्या लगता है आपको इससे गोल्ड कार्ड को क्या कुछ फायदा होगा? ट्रंप की कोशिश तो यही है, क्योंकि $1 लाख के आसपास की फीस लगा के वो चाहते हैं कि जिनको अमेरिका में आना है, रहना है, उन्हें वो गोल्ड कार्ड लें, क्योंकि ये इसका, और ये बात लटनिक ने और कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कल कहा भी कि इससे जो फायदा होगा, जो कमाई आएगी इस वीजा से, उसे इमिग्रेशन पॉलिसी में और गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम की जो फीस ट्रेजरी है उसमें जमा करना होगा, जिससे कि अमेरिका में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, हाई निवेशकों की इमिग्रेशन की लागत को कवर करेगा। तो H-1B वीजा और गोल्ड कार्ड और आने वाला प्लेटिनम कार्ड मिलकर अमेरिका को अब प्रतिभाओं के आकर्षण के देश की जगह अमीर लोगों के क्लब में बदल रहे हैं। तो ट्रंप की पूरी पॉलिसी यह है कि आपके पास अगर ज्यादा पैसा है, $1.5 लाख तक की तनख्वाह है, $1 लाख तक का वीजा फीस देने की छूट है, और आपके पास $1 से $2 लाख देने की छूट है गोल्ड कार्ड के लिए, तो आप अमेरिका आइए। अगर औसत स्ट्रगल करने के लिए, छोटी तनख्वाह पे काम करने के लिए आना चाहते हैं तो अमेरिका में उसकी जरूरत नहीं है। यह बड़ा शिफ्ट है जो अमेरिका की इमिग्रेशन को लेकर, प्रवासियों को लेकर पॉलिसी में बिल्कुल बदलता दिखाई देता। 1960 में लिंडन जॉनसन जो पॉलिसी लेकर आए थे, इमिग्रेशन एक्ट, जिसके बाद अमेरिका बना, प्रवासियों ने अमेरिका को बनाया और इतना बड़ा विकास हुआ, वो पॉलिसी यहां से पूरी अब पलट जाती है। इस बीच सर, चीन भी जब एक तरफ ये सुर्खी आई कि H-1B वीजा की फीस बढ़ गई, तभी चीन ने अपना नया के वीजा लागू करने की घोषणा की है। ये वीजा 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों की स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होगी, कई तरीके की इसमें बातें कही गई हैं। क्या देखते हैं आप, कैसा लगता है आपको कि H-1 वीजा की तुलना में ये कितना प्रभावी होगा और चीन को फायदा क्या होगा?
ये बड़ा दांव है चीन का, और 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। अगर आप चीन को पता है क्या कि भारत, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और एशिया के देशों में जो शिक्षित युवा है, तकनीकी तौर से प्रशिक्षित युवा है, उसके लिए वो अमेरिका में जगह नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि मझोले स्तर के जहाँ मिडिल लेवल की नौकरियां तो अमेरिका में इसके बाद नहीं मिलने वाली हैं, तो ये वापस लोग आएंगे। और चीन ने अपना एक नया जो वीज़ा लॉन्च किया है, जिसको कि चीन का K1 वीज़ा कहा जा रहा है। ये अमेरिका का कोई एक तरह से जवाब है इसे, अगर आप करीब से आंकड़ों में देखें और दोनों के फर्क को देखें। इधर चीन ने यूएस ने H1B वीज़ा फीस लगाई, उधर चीन ने K1 वीज़ा को लॉन्च कर दिया। अक्टूबर से मिलना शुरू होगा और ये युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए होगा। फर्क आप देखिए K1 वीज़ा और H1B वीज़ा की तुलना की चीन ने कैसी तैयारी कर रखी है। सरकारी शुल्क केवल $200। अमेरिका में H1 वीज़ा 1 लाख रुपए प्रति आवेदन, कोई लॉटरी नहीं, सीधा आवंटन, आप केवल सीधे जाकर एप्लीकेशन दीजिए और आपको मिल जाएगा। जबकि H1B वीज़ा में वार्षिक लॉटरी है, सिलेक्शन के क्राइटेरिया लगाए गए हैं, स्पॉन्सर की ज़रूरत है। चीन में इस वीज़ा के लिए किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, कोटा कोई नहीं है। जबकि H1B वीज़ा में वार्षिक कोटा है, लॉटरी है, 85,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा सालाना जारी नहीं किए जाते हैं। 1 से 5 वर्ष तक का है, मल्टी एंट्री है। H1B वीज़ा 3 साल का है, विस्तार अधिकतम 6 साल तक हो सकता है। इसमें शोध, अध्ययन, स्टार्टअप, काम सब कुछ कर सकते हैं आप। अमेरिका में H1B वीज़ा में केवल रोजगार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बेहद कठोर नियम है। न्यूनतम वेतन की शर्त है, अमेरिका में $1.5 लाख पर H1B वीज़ा मिलेगा। चाइना में कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वेतन नहीं है, नवीनीकरण हो सकता है बार बार। H1B वीज़ा की स्थिति क्या है दिखाई दे रही है, और हाल के जो स्नातक हैं, युवा वैज्ञानिक उसका लाभ होगा। चीन को इसका लाभ यह है कि चीन को नई यंग युवा फोर्स मिलेगी, सर्विस सेक्टर का उदारीकरण है, टेक्नोलॉजी, AI और बाकी चीज़ों में चीन बड़ा निवेश कर रहा है। चीन की विश्वविद्यालय बेहतर हो रहे हैं, वहाँ लोग अब पढ़ने जाना शुरू करेंगे। कंपनियों को जो नई युवा रोजगार की कर्मचारियों की ज़रूरत है, और चीन की जो बूढ़ी होती आबादी है, जहाँ पर उसे युवा प्रशिक्षित पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को ये वीज़ा पूरा करेगा। ब्रिटेन भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर रहा है। यूके में भी और यूरोप के कुछ देशों में भी शायद अब वीज़ा रूल्स उधार किए जा सकते हैं, ऐसे संकेत हैं। सर, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे और। इन सब रोशनी के बीच आप देखिए तो यूनाइटेड नेशन जनरल की असेंबली में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंच गया है। ट्रेड डील पर आपको क्या लगता है? 2 दिन पहले कुछ और खबर आती है, फिर H1B वीज़ा की सख्ती हो जाती है, ठंडा गर्म मामला चल रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी बर्थडे पे फोन आ जाता है तो लगता है हो जाएगा, फिर लगता है कि H1B वीज़ा आ गया। क्या लगता है आपको इस मोर्चे पर क्या कुछ नया है? बहुत तो कुछ उत्साह भारत की तरफ से नहीं दिख रहा है। अभी ट्रेड डील में चर्चा के कोई मसौदे तैयार नहीं है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो जरूरत थी, जो निर्यात था, उस पर तो H1B वीज़ा ने हिट कर दिया। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी गया और सर्विस एक्सपोर्ट भी गया, और इसीलिए शायद भारतीय प्रधानमंत्री के जाने की बात थी, वो अब रद्द हो गया है। भारत भी थोड़ा सतर्क होकर बातचीत करेगा, लेकिन चूंकि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर वाशिंगटन में है, विदेश मंत्री वाशिंगटन में है, डील पर चर्चाएं शुरू हो रही हैं, तो इस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन भारत को अब बहुत ज्यादा उम्मीदें जैसी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये डबल ब्लो हो गया, बल्कि आप ट्रिपल ब्लो माने भारत के लिए। 25% टैरिफ, 25% पीनल टैरिफ, और उसके बाद फिर IT इंडस्ट्री पर H1B वीज़ा की मार। इसके बाद अब भारत कितना हासिल कर पाएगा डोनाल्ड ट्रंप से, ये देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप लोगों का भी शुक्रिया बोनस पॉइंट में जुड़ने के लिए। कल आऊंगा फिर नया एपिसोड लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।